तुम जो कुछ कहना चाहते हो बिनहाम साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहो। क्यों मुझे उलझन में मुब्तला कर रहे हो? बारबिन वाइको ने उलझे हुए अंदाज में कहा। मैंने जवाब दिया, मिस्टर बारबिन वाइको, चंद सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। बिलाशुबा ये मौका उनके लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरियाँ भी जहन में रखें। क्या सिर्फ प्लेटिनम पॉइंट का मामला आपके लिए इस कदर अहमियत रखता है कि आप उसमें नाकाम होकर अपनी शख्सियत को मुर्दा तसव्वुर करें, या दूसरे ऐसे मामलात भी आपके लिए अहमियत रखते हैं? वाइको बोला, दूसरे ऐसे मामलात से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कहा, मसलन ब्लैक प्लान। और बारबिन वाइको के बदन को जोर का झटका लगा। उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, ब्लैक प्लान? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा, वही सब कुछ जो मैं प्लेटिनम पॉइंट के बारे में जानता हूँ। बारबिन वाइको मुतहय्यराना निगाहों से मुझे देखने लगा। उसने गौर से मुझे देखते हुए कहा, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो बिनहाम। क्या तुम ब्लैक प्लान के सिलसिले में भी मुझे ब्लैकमेल करने के ख्वाहिशमंद हो? मैंने कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं वाइको के ब्लैक प्लान और प्लेटिनम पॉइंट में कौन सा मंसूबा तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, तो क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? वाइको ने मुझे घूरते हुए कहा, ब्लैक प्लान के बारे में तुम क्या जानते हो, पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मंसूबा, जो फलस्तीनियों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और जिसके लिए तुम लोगों का ख्याल है कि अभी ये मंसूबा काबिल अमल नहीं। वही मंसूबा जिसके लिए माइकल जोशर से तुम्हारी गुफ्तगू होती रही है। वो साकित रह गया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, खासी हैजानी कैफियत का शिकार नजर आता था। फिर उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए लॉरेन की तरफ देखा और बोला, लॉरेन, तुम अपनी ख्वाबगाह में जाओ, मैं जरा इस शख्स से बात कर लूं। लॉरेन ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं इन लम्हों के तिलिस्म को खोना नहीं चाहती। बारबिन वाइको ने फिर मेरी तरफ देखा और परेशान लहजे में कहा, बिनहाम, क्या विला डिवाइन प्लेटिनम पॉइंट के मंसूबे के अलावा कुछ और ऐसे मामलात पर भी काम कर रहा है जिसका ताल्लुक मुझसे है? क्या तुम इस बात का जवाब देना पसंद करोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं मिस्टर वाइको, लेकिन अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि प्लेटिनम पॉइंट के मंसूबे के अलावा जो कुछ भी है उसका ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से है, तो आपके तासुरात क्या होंगे? वो बोला, मुझे इत्मीनान होगा, क्योंकि विला डिवाइन मेरा हरीफ है और मैं ये हरगिज़ पसंद नहीं करूंगा कि वो मेरी ज़िंदगी के हर राज से पूरी वाकफियत रखता हो। मैंने कहा, तो फिर यूं समझ लें मिस्टर वाइको कि इस सिलसिले से विला डिवाइन का कोई ताल्लुक नहीं है। वाइको ने पूछा, तब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे सबसे पहले अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैंने तुमसे पूछा था मिस्टर वाइको कि अगर तुमसे कहा जाए कि प्लेटिनम पॉइंट की इस दस्तावेजी फाइल की बजाय तुम मुझे ब्लैक प्लान का वो खुफिया मंसूबा दे दो जिसका कुछ हिस्सा ग्रीन लॉट के जेम्स पोकर के पास था, तो क्या तुम इस पर खुशी से तैयार हो जाओगे? बारबिन वाइको ने बेइख्तियार कहा, क्यों नहीं। फिर संभल कर बोला, मैं शायद तुम्हारा मकसद समझ रहा हूँ। वो खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। मैंने पुरलुत्फ अंदाज में पूछा, तुमने क्या समझा बारबिन वाइको? वो बोला, प्लेटिनम पॉइंट के मामलात सिर्फ विला डिवाइन से मुताल्लिक हैं, जबकि तुमने कहा कि ब्लैक प्लान का मंसूबा तुम्हारी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। मैं किसी भी कीमत पर विला डिवाइन से शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यकीनन तुम्हारे जहन में यही ख्याल होगा कि प्लेटिनम पॉइंट के केस की बजाय ब्लैक प्लान का मंसूबा हासिल करके तुम अपने तौर पर दौलत कमा सको। क्यों, यही बात है ना? मैंने कहा, किसी हद तक यही बात है मिस्टर वाइको। वो बोला, मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं, किसी हद से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कहा, क्या आप ये बता सकेंगे मिस्टर बारबिन वाइको के ब्लैक प्लान के मंसूबे के मुताल्लिक आपके अपने तासुरात क्या हैं? सिर्फ कारोबारी या उसकी कोई जज्बाती नौयत भी है? वाइको बोला, इसकी तफसील मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ब्लैक प्लान के तमाम कागजात तुम्हारे हवाले किए जा सकते हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरा ताल्लुक ब्लैक प्लान के सिलसिले में जिन लोगों से है उनके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कहा, और अगर मैं आपको उनके बारे में बता दूं तो? वाइको चौंक कर मुझे देखने लगा। उसने कहा, चलो बता दो। मैंने कहा, एक नाम तो मैं आपके सामने ले चुका हूँ, माइकल जोशर। दूसरा नाम यकीनन आपके लिए सनसनीखेज होगा। माइकल जोशर एक यहूदी आलिम था। अमरीकी यहूदियों की एक पूरी जमात फ़लस्तीन के खिलाफ मंसूबों में पूरी तरह हिस्सा लेती है और उसके आलायकार तुम जैसे बेशुमार अफराद होंगे। मैं समझता हूँ मिस्टर बारबिन वाइको कि इस सिलसिले में तुम्हारा ताल्लुक ऑलिव हार्वर्ड से भी होगा। क्या मेरा ख्याल गलत है? वाइको के चेहरे की हालत देखने के काबिल थी। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा और फिर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। बोला, तुम आखिर क्या चीज़ हो? क्या क्या जानते हो? तुम्हारी मालूमात की कोई इंतहा है या नहीं? मैंने कहा, मिस्टर बारबिन वाइको, तमाम तफसीलात आपको परेशान किए बगैर आपके गोश गुजार कर दी जाएंगी, लेकिन इससे कबल एक काम ज़रूरी है। बारबिन वाइको ने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, मुझे अपने दुश्मनों की फहरिस्त से निकाल कर दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर लें।
बारबिन वाई को अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगा। उसी वक्त लॉरेन ने मुदाखलत की। बोली, पापा, इनकी वजह से मुझे मेरे खोए हुए पापा मिले हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी मिली है, वरना पापा आप यकीन करें कि आपकी बेअतनाई ने मुझे खुदकुशी की तरफ माइल कर दिया था। पापा, आज हम दोनों के जज्बात जागे हैं, मुझे ज़िंदगी का सुकून मिला है और शायद आपको भी, तो क्यों ना इस खुशी में हम मिस्टर हाम की ये बात मान लें। वाइको ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, सुनो नौजवान, व्लाडिवाइन के नुमाइंदे की हैसियत से मैं तुम्हारा बदतरीन दुश्मन हूँ, लेकिन ये शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियों की रात है। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और इसमें कोई खोट नहीं है। आने वाला वक्त मेरे अल्फाज की तस्दीक करेगा। उठो और मुझसे हाथ मिलाओ। वो खुद भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने आगे बढ़कर गर्मजोशी से बारबिन वाइको का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने कहा, जुआ खेलने के शौकीन तुम ही नहीं हो बारबिन वाइको, मैं भी हूँ। मेरे दाव ज्यादा बड़े होते हैं। मैं बाज़ औक़ात अपनी ही नहीं बल्कि बेशुमार अफराद की जिंदगियां दाव पर लगा देता हूँ। हार जीत के तसव्वुर के बगैर ये दोस्ती भी एक किस्म का जुआ ही है, लेकिन मैं दाव लगा चुका हूँ और जो चीज़ मैं आगे बढ़ा देता हूँ उसे वापस लेने का ख्वाहिशमंद नहीं होता। वाइको ने कहा, तो फिर यही अल्फाज बारबिन वाइको की तरफ से भी तसव्वुर करो। मेरे सबसे बड़े दुश्मन के नुमाइंदे तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती की वजह से अगर मुझे अपने बहुत से मफादात कुर्बान करना पड़े तो मैं उनसे गुरेज नहीं करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर हम इस गुफ्तगू को सुबह तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। वाइको ने कहा, खलिश छोड़ दोगे मेरे दिल में? मैंने कहा, ये खलिश मेरे दिल में भी उतनी ही रहेगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि आज की रात तुम अपनी बेटी को उसकी तमाम उम्र की महरूमियों से दूर करके अपने सीने से लगाकर इसे सुलाओ और इसे इसकी खोई हुई माँ का लम्स वापस दे दो। खुदा हाफिज। वाइको ने चौंक कर कहा, तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा, लॉरेन के कमरे में। लॉरेन, आज रात मुझे अपनी ख्वाबगाह कर्ज दे दो। लॉरेन आहिस्ता से हंस पड़ी। मैं उन दोनों को मुतहय्यर छोड़कर बाहर निकल आया। ये सब के सब मनाजिर ड्रामाई हैसियत रखते थे। जो कुछ हुआ था इतनी सूरत से हुआ था कि सोचने समझने के मौके ही नहीं मिल सकते थे। लॉरेन के कमरे में पहुंचकर मैं पुरित्मीनान अंदाज में उसकी मसहरी पर लेट गया। ये मेरे दुश्मन का वो घर था जहां का हर फर्द मेरे खून का प्यासा था और यहाँ गुजरने वाला एक एक लम्हा मेरे लिए खौफ का लम्हा था। लेकिन उस वक्त मैं इसी घर में एक मसहरी पर आराम से लेटा हुआ था। बारबिन वाइको से कहे हुए अल्फाज गलत नहीं थे। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा जुआ था, बहुत बड़ा दाव था। लूसिया कैलिस और उसके बाद प्रोफेसर फेडरिक, फिर लॉरेन वाइको, ये सारे खेल जुआ ही थे मेरे लिए। तन्हा ज़ात थी मेरी जो इन तमाम मकासद के पीछे सरगर्म अमल थी। उस वक्त तो तहजीब का सहारा भी नहीं था। मैंने इस दौरान तहजीब के तसव्वुर को अपने जहन में जगह नहीं दी थी, क्योंकि ये तसव्वुर रज़्म और बज़्म की जानिब ले जाता था। इस तसव्वुर से मोहब्बत की लताफ़तें मुंसलिक थीं और करख्त माहौल में मैं उन लताफ़तों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लेकिन अब यूं महसूस हो रहा था जैसे अपने मिशन के सबसे अहम मरहले से फारिग हो चुका हूं और ये लम्हे मेरे लिए फुर्सत के लम्हात हैं। इस माहौल में अपने आप को फुर्सत के माहौल में समझना भी जुए का एक दाव ही था। तहजीब की मीठी यादें दिल में दर आईं और चश्मे तसव्वुर से मैंने उसे अपने घर में देखा। मुझे अंदाजा था कि तहजीब पर जुदाई के ये लम्हात किस कदर भारी होंगे। मैं तो अपने मिशन की तकमील में मसरूफ था, लेकिन वो मेरी यादों को सीने से लगाए सिसक सिसक कर वक्त गुजार रही होगी। दिल चाहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस काम से फारिग होकर तहजीब के पास पहुंच जाऊं और फिर हमारे दरमियान किसी मसलहत की कोई दीवार हायल न हो। अली यार खान के लिए सिर्फ तहजीब हो और तहजीब के लिए अली यार खान। दुनिया का हर ताल्लुक, हर वास्ता ख़त्म हो जाए। मैंने अपने आप को मौजूदा सूरत हाल से अलहदा करके चंद लम्हों के लिए तहजीब के सुपुर्द कर दिया और वो हर लम्हा एक नए एहसास का हामिल था। उसकी बातें, उसके अंदाज, उसकी चाहत, उसकी जुर्रत, ये सब कुछ मेरी जिंदगी के तपते हुए सहरा में नखलिस्तान की मानंद थी जिसमें फूल खिले हुए थे। आखिर उसी नखलिस्तान के एक घने दरख्त की छांव में मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह को उस वक्त जागा जब लॉरेन की मुस्कुराती हुई सूरत मेरी आंखों के सामने आई। वो मुझे झंझोड़ रही थी। मैं जागा तो उसने कहा, यूं लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी की सारी थकन उतर गई हो। आज तो बहुत देर तक सोए। मैंने उठते हुए कहा, सॉरी लॉरेन, वेरी सॉरी। वो हंसती हुई मेरे पास मसहरी पर बैठ गई। बोली, नहीं भाई, माजरत की क्या जरूरत है, मेरा मकसद ये तो नहीं था। मैंने कहा, क्या वक्त हो गया है लॉरेन? बोली, 10 बजे हैं और दिलचस्प बात यह है कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पापा ने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा, ओहो वाकई? फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जल्दी से गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा तो अकब से लॉरेन की आवाज सुनाई दी, तुम मुस्कुराए क्यों थे? मैंने कहा, गुस्ल खाने से वापस आकर बताऊंगा। वो बच्चों के से अंदाज में बोली, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है।
मैं गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पानी की ठंडी फुहारों के नीचे मुझे लॉरेन का ठिठकना याद आया और मेरे जहन में खतरे की घंटी बज गई। मिस लॉरेन जो जिंदगी से बेजार थीं, जो अपने बाप को सिर्फ अपनी माँ का कातिल समझती थीं, जो उसकी जिंदगी के दर पे थीं, जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी के सहरा में किसी नखलिस्तान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था, अब पुरसुकून थी। माँ के कातिल से उनके शिकवे दूर हो चुके थे। गोया अब उन्हें फुर्सत थी, और फुर्सत के ये लम्हे ख़वातीन किस तरह गुजारती हैं इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था। लेकिन मैं तो मसरूफ़ इंसान था। मिस लॉरेन की फुर्सत के इन लम्हात की पजीराई नहीं कर सकता था। उसका ठिंकना मेरे लिए खतरे की घंटी था। गुस्ल खाने से बाहर निकला तो वो मौजूद थी। उसने कहा, चलो जल्दी करो, और मुझे साथ लेकर बाहर आ गई। एक कमरे में बारबिन वाई को मेरा मुंतज़िर था। मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, हेलो हाम, आओ पहले नाश्ता, उसके बाद कुछ और। मैंने कहा, सॉरी मिस्टर बारबिन, आपने बिला वजह जहमत की, मैं इस कदर अहम इंसान तो नहीं था। वाइको ने कहा, हो गए हो मुझ पर एक एहसान करके। उसने मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा। नाश्ते के दौरान बोला, बड़ा अजीब किरदार रहा है तुम्हारा हमारे दरमियान। तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद तुमने एक ऐसा एहसान कर दिया मुझ पर जो शायद किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। मेरे दिल के वो बंद सोते खोल दिए जो शायद कभी न खुलते, और पूरी जिंदगी मेरे और मेरी बेटी के दरमियान ये कश्मकश जारी रहती। तुम हमसे मुताल्लिक नहीं हो मिस्टर हाम, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अजनबी इस तरह जिंदगी से वाबस्ता हो जाते हैं कि उन्हें अपने अहम तरीन मामलात में शरीक करना पड़ता है। ये हकीकत है कि मैं अजीब व गरीब फितरत का इंसान हूँ। बचपन से लेकर एक तवील जिंदगी तक मेरा जहन और दिल अजियतों और बगावतों की आमाजगाह रहा है। कुछ ऐसे ही हालात थे मेरी जिंदगी में जिनकी बुनियाद पर मुझे सारी उम्र महरूमियों का शिकार रहना पड़ा। मेरी मुराद जिंदगी के उस दौर से है जब मैं कुछ नहीं था। उन महरूमियों ने मेरे दिल में जो बगावत पैदा की थी, उसके लिए मैं कोई भी रास्ता अपना सकता था। लॉरेन की माँ से शादी भी इसी बगावत का एक हिस्सा थी, और ये हकीकत है कि उसके जरिए मैंने जो हासिल किया वो ये सोच कर नहीं किया कि ये किसी का ईसार या किसी की देन है। मैंने उसे अपनी चालाकी का नतीजा ही समझा, और इस अंदाज में अपनी बीवी से मुतासिर न हो सका जिस तरह होना चाहिए था। मैं उन अवामिल का जिक्र नहीं करूंगा जिनके तहत मेरी बीवी मौत से हमकनार हुई, लेकिन लॉरेन अब सब कुछ जान चुकी है। लॉरेन के और मेरे दरमियान कोई दीवार नहीं थी। वो मेरी औलाद थी, लेकिन मेरी फितरत ने मुझे बाप की वो तमाम जिम्मेदारियां ना समझने दी जिनसे औलाद मुतमईन होती है। मेरे अपने हालात, मेरे अपने वसाइल अब इस कदर थे कि मैं सोचता था कि मेरी बेटी के लिए सब कुछ मौजूद है और वो मुतमईन होगी। मैंने कभी इस बात का बगौर जायजा नहीं लिया कि लॉरेन की जहनी कैफियत क्या है। अपनी दानिस्त में मैंने इसे मुतमईन समझा, क्योंकि मेरी मसरूफियात मुझे इसके तज्जिए का मौका नहीं देती थीं। और फिर तुमने हम बाप बेटी के दरमियान वो अजीब समझौता कराया जो शायद दूसरे हालात में मुमकिन नहीं था, और ये समझौता अगर ना होता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपना मोहसिन कहूँ। जो गलती मैं करता रहा था उसकी निशानदही एक ऐसे शख्स ने की जिससे मेरा दुश्मनी का रिश्ता था। अब तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें अपना मोहसिन क्यों कहा। मैंने कहा, मुझे मुसर्रत है बारबिन वाई को कि मेरी एक छोटी सी कोशिश 2 इंसानों के लिए सूदमंद हुई। लॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी एक पुरमुसर्रत ऐलान करना चाहती हूँ। वाइको ने पूछा, वो क्या? वो बोली, वो ये कि अब हम अपने मोहसिन को कहीं जाने नहीं देंगे, खा कुछ भी हो। मिस्टर हाम की जो भी जरूरियात होंगी वो यहीं पूरी होंगी, और इन्हें अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने ठंडी सांस लेकर वाइको को देखा। बारबिन वाइको मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, नहीं, हाम जैसे लोगों को हम इनकी जरूरियात पूरी करने का हवाला देकर अपना पाबंद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें हाम से ताउन करना पड़ेगा जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं। तुम ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। फिर तुम देखोगी कि थोड़े ही अरसे के बाद मिस्टर हाम हमारे बेहतरीन दोस्तों और साथियों में शामिल होंगे। मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान की गहरी सांस ली। कम से कम फौरी तौर पर एक खतरा तो टल गया था। बाकी मामला तो यहाँ से निकलने के बाद देख ही लिए जाएंगे। नाश्ते के बाद बारबिन वाइको ने अपनी बेटी से इजाज़त ली कि वो हम दोनों को ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू करने का मौका दे, और लॉरेन घड़ी में वक्त देख कर बोली, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दे सकती हूँ। 2 घंटे के बाद मिस्टर हाम को मेरे हवाले कर दीजिएगा। वाइको ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। उसके बाद वो मुझे साथ लिए हुए एक और कमरे में पहुंच गया जिसमें इससे कबल मैं नहीं आया था। निहायत आरामदेह और पुरतकल्लुफ कमरा था। मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा करके वो बोला, जहन बहुत सी उलझनों का शिकार है और इसका सबब तुम हो। मैं तुमसे बिल्कुल साफ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाम, मुझे बताओ कि तुम ऑलिव हार्वर्ड, माइकल जोशर और फलस्तीनी मामलात से क्या ताल्लुक रखते हो। ब्लैक प्लान में तुम्हारे लिए क्या दिलकशी है। एक बात की वजाहत कर दूं,
یہ سوالات صرف دوستانہ انداز میں کیے جا رہے ہیں، اور اگر مزید تشفی چاہتے ہو تو یہ بھی سن لو کہ میں اولیو ہارورڈ کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ امریکی نژاد یہودی فلسطینیوں کے خلاف عمل کرنے میں بڑا کٹر ہے۔ بعض اوقات اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ ملکی مفاد پر نسلی مفاد کو ترجیح نہ دی جائے۔ ابھی تھوڑے دن قبل کی بات ہے کہ اولیو ہارورڈ کی ایک بھیانک غلطی کی بنا پر مائیکل جوشر اور اس کی سطح کے 8 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اولیو ہارورڈ کی وجہ سے ہوا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں سخت ترین کارروائیاں کر رہی ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ اولیو ہارورڈ نسلی بنیاد پر امریکی حکومت کے مفادات کو قربان کر رہا ہے۔ اس گفتگو سے میری آنکھوں میں سرور اتر رہا تھا۔ وائکو نے انتہائی سرسری انداز میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہوا، اور وہ صرف اپنے طور پر تمام باتیں کر رہا ہے۔ میں نے خود بھی اسے اس بارے میں کچھ بتانا ضروری نہ سمجھا۔ ہر جگہ اپنی پبلسٹی کرنا بے تکی بات تھی، چنانچہ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے کہا، گویا آپ ذاتی طور پر اولیو ہارورڈ کے کیس میں ملوث نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے ان معاملات سے ذاتی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن بلیک پلان کا منصوبہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا اولیو ہارورڈ اس سلسلے میں آپ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ وائکو نے کہا، کرے گا، یقیناً کرے گا، لیکن میرا اس کا تعلق صرف کاروباری حد تک ہے، اور اس سلسلے میں بھی میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے آزاد ہوں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ براہ راست اولیو ہارورڈ سے مجھے نہیں ملا، بلکہ اس سلسلے میں مائیکل جوشر اور اس کے کچھ ساتھی مجھے ملے تھے، اور انہوں نے ہی مجھے بلیک پلان کے سلسلے میں ملوث کیا تھا۔ ہارورڈ زیادہ سے زیادہ مجھ سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے، میں اسے سنبھال لوں گا، لیکن کیا میں اب بھی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ تم ولاڈیوائن سے یہ بغاوت کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کیا اس کے پیچھے صرف یہی منصوبہ ہے کہ پلیٹینم پوائنٹ کے مسئلے کو پیچھے چھوڑ کر اور یہ سوچ کر کہ اس کا تعلق براہ راست ولاڈیوائن سے ہے، تم اپنے طور پر بلیک پلان کے لیے کام کرنا چاہتے ہو اور فلسطینیوں سے تمہاری ساز باز ہو گئی ہے؟ جیمز پوکر کو بھی شاید تم نے ہی قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، یہی بات ہے مسٹر باربن وائکو، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور دلچسپ بات اور ایک عظیم خوشخبری میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس کے بعد یقیناً آپ کو اس بات پر کوئی تردد نہیں ہوگا کہ آپ نے پلیٹینم پوائنٹ کے بدلے بلیک پلان کا سودا کر لیا۔ وائکو نے کہا، کیسی خوشخبری؟ میں گردن جھکا کر چند لمحوں کے لیے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، مسٹر باربن وائکو، پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ میرا نام بنہام نہیں ہے، بلکہ آپ مجھے ڈینی ولسن کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس انکشاف پر باربن وائکو کی آنکھوں میں سخت تعجب کے آثار نظر آئے۔ وہ متحجرانہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا، لیکن اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہ کی۔ میں نے کہا، بنہام ولاڈیوائن کا نمائندہ تھا، لیکن جیسی آرگن میں جب تمہارے آدمی اسے ریسیو کرنے کے لیے ہیلی پیڈ پہنچے تو میں وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے بنہام کو اپنے قبضے میں کر لیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ بنہام اب میری قید میں ہے، اور اس کے میک اپ میں آپ کے پاس پلیٹینم پوائنٹ کا سودا کرنے آ گیا۔ یہ انکشاف باربن وائکو کے لیے انتہائی دھماکہ خیز تھا۔ شدت حیرت سے اس کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ مٹھیاں بھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کچھ کہہ رہے ہو ہوش و حواس کے عالم میں کہہ رہے ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔